Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum student. How are you? I hope you will be fine. Welcome to our online classes. North City Public Secondary School and College Class Metric Lecture 2 Subject Biology Chapter 5. जैसा कि आपको पता है रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर है और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा और इसकी जो हेडिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग थी फ्यूजन, मैं आपको बता चुकी हूँ। बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन भी बहुत इन डिटेल आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेटा अब जो नेक्स्ट हमने हेडिंग पढ़नी है वो है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है? ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर पेरेंट सेल से जो है वो एक स्मॉल बॉडी जो है वो ग्रोथ करना शुरू करती है जिसे हम बर्ड कहते हैं। जब ये बर्ड उससे अटैच रहती है और पेरेंट्स की बॉडी से जो पेरेंट्स की बॉडी जो ग़िज़ा खा रही होती है ये इससे अटैच जो बर्ड होती है ये वहीं से ग़िज़ाइयत हासिल करती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये इतनी डेवलप हो जाती है कि अपनी ग़िज़ा खुद जो है वो हासिल कर सकती है। तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, अपने पेरेंट्स की बॉडी से जो है वो सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर ये जो है एक नए ऑर्गेनिज़म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये जो डेवलपमेंट है बर्डिंग की ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर अंडरग्राउंड स्टेम्स में होती है, ऐसे पौधे जो अंडरग्राउंड जो है ग्रोथ करते हैं। लेकिन ये हाइडेला के अंदर भी ये जो है रिप्रोडक्शन का तरीका पाया जाता है। अब देखें यहाँ सबसे फेमस ये जो तरीका है ये आपका एक तो जस्ट आपको सामने नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा बेटा ये जिंजर के अंदर बहुत फेमस है ये तरीका, और ये बर्डिंग का जो तरीका है ये आलूओं के अंदर भी जो है बहुत फेमस है। आप देखें, आप एक आलू ज़मीन के अंदर जो है लगा दें एज अंडरग्राउंड स्टेम, उसके बाद आप उसको जो है फर्टिलाइज़ करें, उसे खूब जो है वो खाद फराम करें, पानी फराम करें, उसे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर फराम करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो आपने एक आलू लगाया हुआ है उससे एक बर्ड बनेगी, फिर उससे दूसरी, फिर इसी तरह वो जो आलू बनते चले जाएंगे उनसे नई बर्ड बनती चली जाएंगी और आपको एक आलू की जगह कई आलू जब आप उसको निकालेंगे अंडरग्राउंड में से तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। सेम लाइक कंडीशन जिंजर की है। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। जिंजर में भी ये होता है, एक छोटा सा टुकड़ा आप लगा दें अंडरग्राउंड और वो जो है क्या होता है डेवलप होते ग्रोथ करते करते वो बहुत सारी जो है बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होके न्यू ऑफ स्प्रिंग क्या कर देता है, डेवलप कर देता है और इस तरह उनकी नस्ल में क्या होता है, इजाफा होता है। नेक्स्ट जो आपको बॉटम में हेडिंग नज़र आ रही है बाय स्पोर, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय स्पोर्स भी होती है। बेटा जो स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होती है ना ये अमूमन उन जानदारों के अंदर होती है जिनके इर्द गिर्द जो माहौल होता है या एटमॉस्फेयर होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए बाज़ दफ़ा जो है वो मुनासिब नहीं होता, मवाफिक नहीं होता। जिस तरह अगर हम बात करें कि बाहर बहुत ज़्यादा अमीबा की बात करते हैं, हम अगर स्पोर्ट्स रिप्रोडक्शन की बात करें या फंजाई की बात करते हैं तो क्या है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इर्द गिर्द जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या टम्परेचर बहुत हाई होता है या टम्परेचर बहुत लो होता है, जिसकी वजह से जो है ना ये एनिमल जो स्पोर्ट्स फॉर्मेशन कर रहे होते हैं इन्हें पता होता है कि ये वो कंडीशन है अनफॉरगेटिव, गैर मुतवक्का या गैर मुनासिब कंडीशन है जिसमें उनका ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो अपनी बॉडी के अंदर ही जो है एक नेट के अंदर सही है, तो क्या होता है वो अपने अंदर जो है उनकी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो जो उनके स्पोर्ट्स फार्म के अंदर जो वो अपने गैमेट्स हैं उनको वहाँ पे स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वो वहीं अपने पेरेंट्स जो उनकी होता है उसके बॉडी टेम्परेचर से ग्रोथ करते हैं, वहीं से ग़िज़ा हासिल करते हैं और वहाँ क्या हो जाते हैं वो डेवलप होते रहते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं ये जब बहुत ज़्यादा वहाँ जमा हो जाते हैं तो ये उस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर की वजह से जब बाहर की कंडीशन सूटेबल हो जाती है तो ये मेम्ब्रेन जो है ये ब्लास्ट कर जाती है और इस ब्लास्ट शुदा मेम्ब्रेन में से बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो तमाम स्पोर्स जो है वो सर्वाइवल कंडीशन में नहीं होते हैं, उनमें से कुछ स्पोर्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं और कुछ जो है उनमें से सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये क्या है, जानदारों के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन का एक बहुत फेमस तरीका है। यहाँ तक आपके स्पोर फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है प्लांट की रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं बेटा, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन। ठीक है, जैसे आपको वह बोर्ड के ऊपर जो है वो हेडिंग स्क्रीन के ऊपर जो है बहुत क्लियर नज़र आ रही होगी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, लाइक का थैलमस हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तो ये क्या है, इन इफ़ एनी ऑफ दिस पार्ट से जो है कोई न्यू प्लांट जो है अगर डेवलप हो जाता है तो ये जो ग्रोथ है ये क्या कहलाती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाती है। यानी इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें तमाम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इसे वेजिटेटिव जो है वो प्रोपोगेशन कहा जाता है। प्रोपोगेशन मीन्स तो अपनी नस्ल में इजाफा हो गया। वेजिटेटिव से क्या मुराद है बेटा? हम प्लांट के अंदर दो पार्ट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक पार्ट कहलाता है रिप्रोडक्टिव, जो उसके सीड्स और फ्लावर्स होते हैं। दूसरा उसका कहलाता है, आपका जो नेक्स्ट है वो कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर रूट्स आ जाती हैं, स्टेम्स आ जाते हैं, लीव्स आ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। अगर कोई पौधा अपनी नस्ल में इजाफा कर रहा है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मदद से, तो ये जो प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन है ये क्या कहलाती है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब इसकी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इसकी एग्जाम्पल लें, आपने एक शुगर केन लिया है, आपने उस शुगर केन को लेके उसके दो आपने जो है सेगमेंट कर दिए और दोनों को जो है वो आपने क्या कर दिया है? ज़मीन में लगा दिया है। अब आपने एक शुगर केन था उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके आपने उसे ज़मीन में लगा दिया, वो दोनों वहाँ पे क्या कर जाएंगे? ग्रोथ कर जाएंगे। या हम बात कर सकते हैं ग्रास को भी हम क्या करते हैं? उसकी जो रूट्स होती हैं उन्हें रूट समेत निकाल के कहीं और लगा दें तो वो ग्रास भी क्या करती है? इसी तरह डेवलप कर जाती है। या हम कॉटन के फ्लावर्स की बात कर रहे हों तो कॉटन की भी जो रूट्स हैं उन्हें हम कहीं निकाल के लगा दें तो वो इसी तरह क्या कर जाती हैं? डेवलप हो जाती हैं। या हम क्या बात करें? हम बात करें शकरकंदी की। शकरकंदी जिसे हम स्वीट पटाटो भी कहते हैं, उसकी बात करें तो उसका भी यही तरीक़ेकार है कि हम उस शकरकंदी को जो है एक शकरकंदी के 2 या 3 पार्ट करके अगर हम उसे अंडरग्राउंड लगा देंगे तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर जाएगी, रिप्रोडक्शन कर जाएगी। ये कंडीशन या ये तरीक़ेकार जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। आई होप आपकी समझ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ गई होगी। अब बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की हेडिंग एज अ डिफरेंस बताकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ताकि आप इन दोनों को कंपेयर कर ईजीली स्क्रीन पे आपको जो है वो डिफरेंस का कॉलम बनाकर जो है वो इन दोनों की जो है वो डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश की गई है। आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखें, इट इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन इफेक्ट्स। यानी ये वो तरीक़ेकार है जिसमें पौधे अपनी नशोनुमा अपनी नस्ल में इजाफा खुद करते हैं विदाउट एनी फैक्टर के। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये वो तरीक़ेकार है पौधों के अंदर जो है रिप्रोडक्शन का जिसकी वजह से वो नेचुरली अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं। लेकिन हर जगह जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो अवेलेबल नहीं होते। जंगलों में बहुत सारी जगह प्लांट्स ऐसे मौजूद होते हैं तो वो अपनी नस्ल में बाय नेचुरली जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से क्या कर रहे होते हैं? इजाफा कर रहे होते हैं। अब आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या है? इट इज़ द मेथड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इफेक्ट्स। यहाँ पे ह्यूमन इफेक्ट्स यानी लोगों की मदद से हमने मुख्तलिफ क्या किया है बेटा? पौधों में जो है वो उनकी नस्ल में इजाफा करना, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है। जिस तरह हम अपने गार्डन के अंदर प्लांट्स लगाते हैं या ग्रीन हाउस में लगाते हैं, वहाँ देखें वो कह रहे हैं नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजली अकर बाय रूट, स्टेम और लीव। ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये सिर्फ स्टेम, रूट और लीव्स के अंदर होती है। जबकि अगर हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की बात करें, इट इज़ अकर फ्रॉम द सेल, टिश्यू, कटिंग ऑफ द स्टेम ETC। यानी इसमें सेल का इन्वॉल्व होना, टिश्यू का इन्वॉल्व होना या कटिंग ऑफ स्टेम का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा क्या होता है? ज़रूरी होता है। अब अगर वहाँ बात करें तो स्टेम रनर ग्रो यानी हॉरिजॉन्टली
अबव द ग्राउंड। ये क्या होता है, ये ज़मीन से दूर जो है ग्रो बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो द मेथड आर क्या है, टिशू, हम टिशू कल्चर कर सकते हैं, यानी कटिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं, बर्डिंग कर सकते हैं। ये तमाम वो आर्टिफिशियल मेथड है इन द प्लांट रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम उसकी बात करें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, तो बेटा वहाँ क्या है, ज़्यादातर जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उन्हीं से जो है ना वो न्यू प्लांट डेवलप होते हैं, जिस तरह ब्रायोफाइलम होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, एनी लीव टिश्यू में ऑल्सो यूज एन आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। यहाँ हम किसी भी प्लांट के जो टिश्यू पार्ट का जो टिश्यू है उसे यूज़ करके हम ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कहीं हम बीज से पौधे लगा रहे होते हैं, कहीं हम जो है वो डंडी तोड़कर जो है स्टेम की वो पौधे लगा रहे होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल मेथड है। आई होप कि दोनों का डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा। बेटा डिफरेंस याद करने के लिए मैं हमेशा आपको एक तरीका बताती हूँ, एक कॉलम याद कीजिए, दूसरा हमेशा उसका अपोजिट होता है, वो आपको लर्न करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर आपने फर्स्ट कॉलम समझ लिया है तो आप सेकंड कॉलम के ऑप्शन जो है वो खुद से समझकर भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई होंगी। इंशाल्लाह जो है हमारा नेक्स्ट अब जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के मज़ीद टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।